गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे विनिर्माण उद्योग की, द्वितीयक व्यवसाय की। द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग से संबंधित हमने इसकी संकल्पना के बारे में देखा था। फिर हमने देखा था कि विनिर्माण उद्योग है वो किन कारकों के द्वारा प्रभावित होता है, या हम ये कह सकते हैं कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। उन कारकों की हमने बात की थी। लगभग हमने 10 कारकों के बारे में देखा था। इनमें से हमने सबसे पहले कच्चे माल नंबर 1 इसकी बात हमने कर ली थी। ठीक है, तो उसी को हम कंटिन्यू रख रहे हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, इनकी हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने बात की कच्चे माल की। कच्चा माल 2 नंबर जो पॉइंट है वो है शक्ति के साधन। इसकी हम बात करेंगे। देखिए, शक्ति के साधन अगर सुचारू व सुगमता से मिलते हैं, या हम कह सकते हैं कि शक्ति के साधनों का आसानी से मिल जाना, आसानी से मिलना उद्योगों के एक तो केंद्रीयकरण तथा प्लस में इसके विकास में क्या होता है, सहायक होता है। केंद्रीयकरण और इसके विकास में क्या होता है, सहायक होता है। केंद्रीयकरण का अर्थ क्या होता है कि स्पष्टतः हम ये देखते हैं कि किसी भी प्रकार की सत्ता जब एक ही केंद्र में हो उसको केंद्रीकरण के अंतर्गत काउंट करते हैं। मान लीजिए ये पर्टिकुलर अलग अलग क्षेत्र हैं, इनको नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर एक कंट्रोलर बनाया गया और वो उस कंट्रोलर के अंतर्गत कुछ व्यक्ति पर्टिकुलर रखे गए हैं। तो ये क्या होगा, ये जो स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है ये किसका स्वरूप है, केंद्रीयकरण का स्वरूप है। मतलब संपूर्ण जितने भी आपको वस्तुएं नज़र आ रही हैं उसका कंट्रोलर एक जगह से होता है। इसको संचालित करने के लिए यहीं से इसका प्रयोग करना पड़ेगा, इसको संचालित करने के लिए इस सेंटर से प्रयोग करना पड़ेगा, इसको भी संचालित करने के लिए इस सेंटर से प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका केंद्रीयकरण। उसके लिए भी अब उद्योगों के केंद्रीयकरण के लिए क्या है, जैसे हम बात करते हैं शक्ति के साधन कौन कौन से होते हैं ये देखिए पहले, फिर हम केंद्रीयकरण पर बात करेंगे। शक्ति के साधनों की बात करते हैं तो कोयला शक्ति का साधन, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, ये सारे के सारे क्या हैं, परमाणु ऊर्जा, सारे के सारे क्या हैं, शक्ति के साधन हैं। और इनसे क्या है, मशीनों का संचालन किया जाता है। ऊर्जा के द्वारा ही हम मशीनों को क्या है, संचालित करते हैं। अब देखिए, केंद्रीयकरण का स्वरूप की बात करेंगे हम। लोहा इस्पात जो उद्योग है, कैसा उद्योग है, एक भारी उद्योग है।
भारी भरकम उद्योग है। इसको संचालित करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? कोयले का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कौन से शक्ति के साधनों का प्रयोग करेंगे? कोयले का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, कोयला शक्ति का साधन हो गया और शक्ति के साधन क्या करेंगे? उद्योग को केंद्रीयकरण प्रवृत्ति में बदलने की कोशिश करेंगे। ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहां पर क्या पाया जा रहा है? कोयला। उद्योग क्या होगा? उद्योग इसी के नजदीक बनेगा। यहां पर इसी जहां से कोयले की खदान प्राप्त हो रही हैं, वहीं से क्या है? उसी के समीप उद्योग स्थापित हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने की बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, तो ये जस्ट कोयले के नज़दीक है। इसको शीघ्र ही क्या हो जाएगा? कोयला प्राप्त हो जाएगा। अगर ये उद्योग यहाँ पर होता, ठीक है, कोयले की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, ये कोयला यहाँ से यहाँ आसानी से पहुँच सकता है, तो इसका इतना केंद्रीकरण नहीं स्पष्ट होता। फिर यहाँ भी हो सकता था उद्योग, यहाँ भी हो सकता था, कहीं भी हो उसको आसानी से उपलब्ध हो जाता था। लेकिन यहाँ कोयले की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है लोहा इस्पात उद्योग में, इसलिए ये उद्योग कहाँ पर पनपना शुरू हो गया? इसी के आसपास पनपना शुरू हो गया। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एक जगह मजबूर कर दिया इस उद्योग को स्थापित करने के लिए। कोयले ने क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। वो उसी के द्वारा नियंत्रित होता है। ये केंद्रीकरण की प्रवृत्ति स्पष्ट हो रही है, ठीक है। वहीं हम देख रहे हैं कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे, रूस की बात करते हैं, यूरोपीय क्षेत्रों की बात करते हैं, इन देशों की उद्योगों की अवस्थिति पर नजर डालेंगे तो क्या है? इसी प्रकार का स्वरूप स्पष्ट होगा कोयले की खदानों के नजदीक। वहीं हम भारत की दृष्टि से भी देखते हैं कि भारत की दृष्टि में दामोदर नदी घाटी जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंतर्गत क्या है? सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। अब कोयला यहां पाया जाता है तो उद्योगों की अवस्थिति क्या है? इसी के समीप होगी। इसी के समीप मतलब दो पर्टिकुलर क्षेत्रों की बात करते हैं, झरिया और रानीगंज। ये दो कोयले उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। इन्हीं के समीप क्या है? उद्योगों की अवस्थिति स्पष्ट होती है। फिर हम बात करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग वहां स्थापित होगा जहां पर जल विद्युत सस्ती दर पर उपलब्ध हो। जल विद्युत वाले उत्पादक क्षेत्रों में क्या है? एल्यूमिनियम की स्थापना की जाती है। और जल विद्युत का क्या है? तारों के माध्यम से उसका क्या होता है? संप्रेषण होता है। ये जल विद्युत है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे, किसके माध्यम से करेंगे? तारों के माध्यम से। संप्रेषण, कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, आदान प्रदान की, जो सूचना के आदान प्रदान की बात कर रहे हैं, वो भी इसी में आती है। और तारों के माध्यम से क्या है? विद्युत ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर कर रहे हैं कि कहाँ कर रहे हैं? उद्योगों में कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कि ये जो प्राकृतिक गैस है, ये प्राकृतिक गैस किसके माध्यम से की जाती है? यहाँ देखिए, जल विद्युत केंद्र तो यहाँ है, लेकिन उद्योग इतनी दूरी पर पनप सकता है। प्राकृतिक गैस इस क्षेत्र में निकाली जाती हैं, इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस निकाली जाती है, उद्योग यहाँ स्थापित हो सकता है। क्योंकि प्राकृतिक गैस को हम किस माध्यम से ट्रांसफर करेंगे? यहाँ से प्राकृतिक गैस को पाइपलाइन के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ आपको दूरियां अधिक स्पष्ट हो रही है। तो जल विद्युत और प्राकृतिक गैस, इनके द्वारा उद्योगों का क्या हुआ है? विकेंद्रीकरण हुआ है।
छोटे छोटे भागों में क्या हैं, दूरियां बढ़ गई हैं, लेकिन केंद्रीकरण में दूरी बिल्कुल कम होती है, न्यूनतम होती है। ये शक्ति के साधन क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। और विकेंद्रीकरण के कारण क्या है, विकेंद्रीकरण के कारण हम क्या है, प्राकृतिक गैस को, जल विद्युत को अन्य क्षेत्रों से मंगवा सकते हैं। इसलिए जहाँ पर प्राकृतिक गैस और जल विद्युत अच्छी उत्पादकता है, वो क्षेत्रों में ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? जैसे कोयले की बात करते हैं तो कोयला तो क्या है, वहीं पर ले जाएंगे, भारी भरकम सामान है और परिवहन कार्य आसानी से नहीं संपन्न होगा, इसलिए मजबूर होकर हम क्या है, उद्योग यहीं स्थापित कर लेंगे। तो जहाँ से कोयला प्राप्त हो रहा है और उसी क्षेत्र में उद्योग लग गया तो बेनिफिट किसको होगा, उसी क्षेत्र को होगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ बेनिफिट आधा हो जाता है। यहाँ प्राकृतिक गैस थी, अगर इसी क्षेत्र में लग जाता था तो इस क्षेत्र को ज़्यादा बेनिफिट होता, लेकिन वो लगा हुआ उद्योग कहाँ है, बाहरी क्षेत्र में लगा, तो आधा बेनिफिट इसको हो गया, आधा इसको हो गया, तो बेनिफिट क्या हो गया, कम हो गया ना। तो ये इसी कारण क्या है कि प्राकृतिक गैस और जल विद्युत के क्षेत्रों का जो विकास है वो ज़्यादातर नहीं हो पाया। चलिए हम आगे बात करते हैं, अगले प्रभावित करने वाला जो कारक है औद्योगिक, उसकी बात करते हैं। अब हम इसी परिवहन की बात करेंगे, परिवहन व संचार के जो साधन हैं उनकी बात करेंगे। देखिए, परिवहन व संचार के साधनों की बात की जाएगी तो इसके अंतर्गत ये कच्चा माल, ये कारखाना, ये बाजार। अब देखिए, इस कच्चे माल को कारखाने तक भेजने के लिए और कारखाने से क्या हुआ, माल को तैयार कर लिया गया है, तैयार जो माल होता है उसको हम कहाँ भेजते हैं, बाजार में भेजते हैं। तो इसके लिए ये जो दूरियां हैं, ये दूरियां कम किसके द्वारा करेंगे, परिवहन के साधनों के द्वारा ये दूरियां क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। परिवहन के माध्यम से हम ये वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। और परिवहन की लागत की बात करेंगे तो परिवहन की लागत का औद्योगिक इकाई की अवस्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव स्पष्ट होता है। जितनी ज़्यादा परिवहन लागत होगी, वस्तु की जो कीमत होती हैं वो कीमतें धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। परिवहन लागत ज़्यादा है तो उस वस्तु की जो कॉस्ट है, कॉस्ट में भी क्या दिखाई देगा आपको, प्रभाव स्पष्ट होगा और वो तेजी से प्रभाव स्पष्ट होता है। ठीक है, विश्व स्तर की बात करते हैं तो जो पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र है, इस प्रकार का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है पश्चिमी यूरोपीय, और उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं हम। उत्तरी अमेरिका का जो ये पूर्वी भाग है, इन भागों में उद्योगों की अवस्थिति ज़्यादा स्पष्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ का जो, इन क्षेत्रों का जो परिवहन तंत्र है या परिवहन जाल है वो क्या पाया जाता है, सुदृढ़ पाया जाता है। अगर परिवहन तंत्र बेस्ट होगा तो आसानी से हम क्या है, कुछ ही समय में उनकी पूर्ति कर सकते हैं। वहीं हम क्या देख रहे हैं, एशिया की बात करते हैं, अफ्रीका की बात करते हैं, दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं, तो इनमें परिवहन के जो साधन हैं उन साधनों की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। और कमी के कारण क्या है, औद्योगिक विकास निम्न स्तर का
पाया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे परिवहन के साधन प्रभावित करते हैं वैसे वैसे संचार के साधन भी प्रभावित करते हैं। अब संचार के साधनों की बात करेंगे तो देखिए, डाक की बात की जाती है, टेलीफोन की बात की जाती है, इंटरनेट की बात की जाती है, ईमेल की बात की जाती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? संचार के साधन हैं। इनसे हम क्या करते हैं? उद्योगों संबंधी कोई भी सूचना है, उस सूचना का हम क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। मान लीजिए बाजार में किसी वस्तु की मांग ज़्यादा हो गई है, तो उसकी सूचना के लिए कारखानों तक कैसे संपर्क करेंगे? हो सकता है टेलीफोन के माध्यम से, हो सकता है ईमेल के माध्यम से, हो सकता है डाक के माध्यम से भी उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो जो संचार के साधन हैं वो साधन भी क्या है? महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। चलिए चौथे कारक की बात करते हैं। चौथा जो कारक है वो है बाजार। अब बाजार की बात करते हैं तो देखिए, जो हमने बात की कि जो उत्पादित माल होता है, जैसे कच्चे माल के बाद में हमने कारखाने में क्या कर दिया है? तैयार जो माल होता है, उस माल की खपत की बात करेंगे तो वो खपत कहाँ होगी? बाजार में होगी। जब तैयार माल की खपत नहीं होगी तो उद्योग क्या है? उद्योग धीरे धीरे क्या होता है? बंद होना शुरू हो जाता है। तो बाजार बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि वस्तुओं की जो खपत है वो खपत कहाँ हो रही है? बाजार में हो रही है। और बाजार का स्पष्ट हम क्या अर्थ देखेंगे? बाजार से तात्पर्य क्या है? इस प्रकार का एक छोटा प्रश्न सामने आ जाता है। देखिए, बाजार से तात्पर्य कि उस क्षेत्र की बात करेंगे जिस क्षेत्र में बाजार है, तो उस क्षेत्र में तैयार माल की मांग तथा वहां के निवासियों की क्रय शक्ति है। बाजार क्या है? बाजार उस क्षेत्र के तैयार माल की मांग, तैयार माल की जो मांग होती है वो कहाँ होगी? बाजार में होगी। तो हम बाजार ही तो बढ़ रहे हैं कि तैयार माल की मांग तथा उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जो क्षमता है, खरीदने की जो क्षमता है, उस क्षमता को बता रहा है क्रय शक्ति। खरीदने की क्षमता, वस्तुओं के खरीदने की क्षमता होगी तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? वो बाजार का क्षेत्र कहलाएगा। और विकसित देशों में हम देखते हैं, विकसित देशों की बात करेंगे तो विकसित देशों में क्रय करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। और वो कैसे बसे होते हैं? विरल रूप से नहीं होते हैं, बल्कि वो कैसे बसे होते हैं? संघन बसे होते हैं। संघन बसे होंगे, ज़्यादा निवासी निवास कर रहे हैं वहाँ पर, तो और साथ साथ में उनकी क्रय शक्ति भी क्या है? अधिक है। तो उद्योग क्या है? तेज गति से क्या है? अपना उत्पादन बढ़ा लेते हैं और तेज गति से उनमें विकास है, औद्योगिक विकास है स्पष्ट होता है। वहीं हम बात करते हैं दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करते हैं। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया, ये जो क्षेत्र है ये हमने जनसंख्या की दृष्टि से देखा था क्या है? संघन बसा हुआ क्षेत्र है। कैसा बसा हुआ है? संघन बसा हुआ है। तो यहाँ संघनता के कारण क्या है? निवासी अधिक हो जाते हैं, उनकी क्रय शक्ति भी क्या है? अधिक होती है। तो ये इसके अंतर्गत भी क्या है? संघनता के कारण यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बाजार स्पष्ट होते हैं। वृहद बाजार उपलब्ध है। कहाँ पर? दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत। तो ये हमने अभी तक 4 कारकों की बात की है।
इसके अलावा कुछ कारक हैं, उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।